आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, टैंकर संचालकों की हड़ताल पर जलदाय विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। पीएचईडी एस अमिताभ शर्मा ने फर्म संचालकों को तलब किया, हड़ताल पर टैंकर संचालन करने वाली फर्मों के साथ वार्ता की जाएगी। विभाग के नियमों के खिलाफ पानी के टैंकर बेचे जा रहे हैं। टैंकर संचालन की बीएसआर दरों में बढ़ोतरी की मांग है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सख्त हो गया है प्रशासन, अब क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? बिल्कुल, देखिए, जो जितने भी राजधानी जयपुर में टैंकर संचालन करने वाली फर्म है, उनकी जिम्मेदारी थी कि जलदाय विभाग और सरकार जिस तरीके से आम आदमी को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवा रहा है, उसी तरीके से टैंकरों की सप्लाई भी निःशुल्क आम लोगों को मिले। लेकिन जिस तरीके से कालाबाजारी टैंकरों की जा रही है, भीषण गर्मी में खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के चिंता जताई है। अब चूंकि जो टैंकर संचालक हैं वो लोगों से मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने साफ किया है कि जो टेंडर आवंटित किए गए हैं जिन फर्मों को, उसके अनुसार वो कोई पैसा नहीं ले सकते। अगर उन्होंने इस तरह की लापरवाही की या लोगों से पैसे लिए तो इस कार्य में संबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही टैंकर संचालन के मामले में जिला प्रशासन को शामिल करके और स्थानीय पुलिस के जरिए जो टैंकर चालक पैसे लेते पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी भी हाथों हाथ करवाई जाएगी। चूंकि बैठक जो लंबे दौर से जारी है और सुबह से आज चल रही है, जिसमें जो टैंकर संचालक हैं उनका कहना है कि पिछले लंबे समय से उनकी बीएसआर दरें नहीं बढ़ी हैं। 2017 की बीएसआर दरों पर ही वो अपने टैंकर चला रहे हैं। बीएसआर दरें बढ़ाई जाएं जिससे जो उनके खर्चे हैं ड्राइवरों के, टैंकर के, उसमें इजाफा हो सके। तो अभी इस पूरे मामले पर मंथन जारी है। बिल्कुल राकेश, मांगे अपनी जगह है, लेकिन लोगों से पैसे लेना ठीक नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब देखना है कि कब तक लोगों को राहत मिलती है, हड़ताल कब तक खत्म होता है। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात सत्ता के महाभारत की करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। खड़गे के इस बयान ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अब इस बयान पर पलटवार भी शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान कांग्रेस पार्टी के लिए ही मुसीबत बन सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी साल 2047 को लेकर भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट अपनी तमाम सभाओं में पेश करते हैं, लेकिन खड़गे ने सवाल ये उठा दिया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक जीवित रहेंगे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उनके जीवित रहने पर सवाल खड़ा करना बीजेपी को एक और मुद्दा थाली में परोस कर देना है। माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। दरअसल साल 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। इस हिसाब से 100 साल बाद विकास के पायदान पर भारत आखिर कहां होगा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने विचार जनता के सामने रखते रहे हैं। 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सवाल प्रधानमंत्री मोदी के जीवित रहने पर ही खड़ा कर दिया, जिसे बीजेपी के नेताओं ने तीखे विरोध के साथ खारिज कर दिया है। मोदी जी मां गंगा का आशीर्वाद लिए भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प रख रहे हैं।
प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में। 10 साल से उनकी सरकार यही कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ कह नहीं पा रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई। आने वाले सालों में अपने देश के विकास के विजन को तय करना दुनिया में पुरानी परंपरा रही है। जैसे सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को लेकर एक विजन रखा जिसे सऊदी विजन 2030 कहा जाता है। इजरायल ने विजन 2050 तैयार किया हुआ है। इसमें पूरी तरह से पानी की कमी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका ने भी अपनी विदेश नीति को लेकर 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देश इजिप्ट ने भी 2030 को लेकर अपने विकास के लक्ष्य तय किए हैं, जिसे इजिप्ट विजन 2030 कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस परंपरा को भारत में अपनाकर एक तय समय में तय लक्ष्य को हासिल करने की नीति को अपनाया है। लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर वाद विवाद और बहस हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के जीवित रहने पर या ना रहने पर सवाल खड़ा करना कांग्रेस का व्यक्तिगत हमला है, जिसकी वजह से बीजेपी ने खरगे का विरोध शुरू कर दिया है। बिहार के जहानाबाद की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी बिहार को फिर से लालटेन युग में लाना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। की सरकार, ये सरकार क्या थी? ये सरकार राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, आर फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल, ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल पार्टी है। ये लालटेन युग में ले जाना चाहती है। मोदी जी एलईडी युग में ले आए। मोदी जी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ले आए। देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले लोग हैं। लालटेन युग। तो बीजेपी नेता और दौसा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने यह दावा किया है कि प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक लगाएगी। इस दौरान बात को लेकर प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दौसा से भाजपा ही जीतेगी। तारीख नजदीक आने वाली है। 4 जून को मतगणना होगी। देश में 6 चरण हो चुके हैं, एक अंतिम चरण बचा है। हमारे साथ दौसा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा हैं। सर, जो चुनाव है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है, क्या माहौल अब नजर आ रहा है देश में? देखिए, देश के अंदर जो माहौल है आप सब जानते हो। वैसे तो अब हमसे पूछते हो, वैसे 400 पार निश्चित रूप से 400 सीटें जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो राजस्थान की बात करें तो 25-0 का आंकड़ा लगातार 2 बार से आ रहा है, क्या इस बार भी संभावना है या नहीं है? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी, 25 सीटें जीतेगी। अमित शाह जी तो कुछ दिन पहले कह गए थे कि भाई 1-2 सीट कम हो सकती है। देखिए, संभावनाएं कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं और संभावना ठीक है। उनको लग रहा है कि भाई कहीं माइनस हो सकते हैं, मान लो में भी संभव है। वैसे 25 से 25 जीतेंगे। दौसा सीट को लेकर क्या? देखिए, दौसा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी आज, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी मुरारी लाल जी ने तो कह लिख के ले लो, मैं ही जीतूंगा, 1 लाख वोट से जीतूंगा, इस तरह के। देखो, 4 तारीख तक मैं भी लिख के दे सकता हूँ, कोई भी लिख के दे दे, जीतूंगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा सब। किरोड़ीलाल जी भी का बार-बार इस्तीफे की बात कह रहे हैं कि 7 में से 1 भी सीट हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किरोड़ीलाल जी का ये क्या? नहीं, किरोड़ीलाल जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने जो मेहनत की है, जिस तरह से अपना एक पूरी तरह से सारे कार्यकर्ताओं को हाथ लेकर काम किया, उनके मन में है कि कहीं हार नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मान रहे हैं कि जीतेंगे इस सीट। ये थे बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि दौसा से भाजपा जीतेगी और राजस्थान में भी अच्छी खासी सीटें आएंगी। देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस तरह का इन्होंने बात कही है। साथ ही कहा कि जो पूरा चुनाव प्रचार का कैंपेन हुआ था उस समय SC/ST के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, सुनियोजित तरीके से आरक्षण के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इसी के कारण कुछ सीटें कड़े मुकाबले में आई हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जनाजा जितना हल्का होता है, माँ बाप के कंधों पर वो उतना ही भारी हो जाता है। दिल्ली के अंदर बेबी केयर सेंटर में मारे गए बच्चों के परिवार वालों का हाल बेहाल है। सिर्फ नवजात बच्चों ने ही दम नहीं तोड़ा, उन सपनों ने भी दम तोड़ दिया जो इन बच्चों के माँ बाप ने देखे थे। ये रिपोर्ट देखिए। ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार में ये उस धमाके की तस्वीरें हैं जिसमें कई नवजात बच्चे झुलसकर मर गए। इस धमाके ने सिर्फ इमारत को तहस नहस नहीं किया, बल्कि इसने कई परिवारों के सपनों को भी तहस नहस कर दिया। वो आए अभी आए हैं, वो बच्चों को देखने गए, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में और भी जगह बच्चे शायद देख रहे हैं कि शायद हमारा ही बच्चा हो। जी, अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, हॉस्पिटल वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। हमें कोई पता नहीं कि हमारे बच्चे के क्या हालत है, क्या पोजीशन है। इस आग ने अपने सीने में कई नवजात बच्चों की किलकारियों को भी दफन कर लिया। नवजात बच्चों को 9 महीने तक अपने पेट में रखने वाली मां की ममता भी रो रही है। इन बच्चों के परिवारों पर जो बीत रही है वो बहुत दर्दनाक है। इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। अभी मेरा बच्चा कहाँ है वो जानना जरूरी है। मेरा बच्चा कहाँ है, हालत में है ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता है कहाँ है, वो भी नहीं पता है। हालत तो दूर की बात है। किसी से कांटेक्ट किया आपने, पुलिस प्रशासन से किसी से? अभी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल आए किया हूँ, अभी नहीं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर में अवैध गतिविधियां चल रही थी। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बेबी केयर सेंटर के मालिक की पोल खोल रहे हैं। शनिवार रात 11:30 बजे जब इस बेबी सेंटर में आग लगी तो उस वक्त 10 से ज्यादा नवजात बच्चे बेबी केयर सेंटर में मौजूद थे। आखिर बच्चों पर उस वक्त क्या बीत रही थी जो बोल नहीं सकते, इशारा भी नहीं कर सकते थे। इन नवजात बच्चों को बेहद करीब से देखा था दिल्ली के शहीद भगत सिंह संगठन ने, क्योंकि यही वो संगठन था जो स्थानीय लोगों के साथ इस केयर सेंटर के अंदर घुसकर कुछ बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हुआ था। मैं और मेरा बेटा जो जीत, ये दोनों मौके पे जैसे ही आए, हमने देखा कि आग से तो नहीं हम निपट सकते। हमने कहा और कोई रास्ता बताओ। तब इन्होंने कहा कि पीछे से एक रास्ता शीशा है। हम पीछे से गए तो मेरे साथी कुछ और थे यहाँ पे, ये भी हम शीशे तोड़े और अंदर से बच्चों को निकालना शुरू किया। वो पालने भी जल रहे थे जिसमें बच्चे थे, 12 बच्चे थे अंदर उस समय। उन बच्चों को उठा के फटाफट हमने नीचे लाना शुरू किया। क्या इस बेबी केयर सेंटर में सारे मानकों को पूरा किया जा रहा था? यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि इस बेबी केयर सेंटर के सामने मौजूद रोड पर दोपहर के वक्त बहुत भारी ट्रैफिक जाम रहता है। अगर यह हादसा दिन में हुआ होता तो यह त्रासदी और बड़ी हो सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से अस्पताल तक राहत सुविधाओं का पहुंचना ही मुश्किल हो जाता। हादसा रात के 11:30 बजे हुआ, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम और स्थानीय लोग फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ बच्चों को बचाने में कामयाब हो सके। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी तो इस पे आग गिरी, तो इतने में जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो बोला कि इसमें CNG के वो है सिलेंडर है, इसमें आग लगी, पीछे हो जाओ। इतने फटना चालू हो गया। अच्छा। और ऐसे फटे कुछ कहने 5-6 शॉट हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे इसी में ये भी फटे हैं और CNG वो भी फटे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि ये तो सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये हादसा कभी भी इतना बड़ा रूप ले सकता था, ये पक्की बात है। जो हादसा हुआ है, इस अगर दिल्ली पुलिस मौके पर ना होती और शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉलंटियर यहाँ ना पहुँचते तो शायद ये 12 के 12 बच्चे खत्म हो जाते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आखिर कौन गुनहगार है, इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन आसपास के लोगों की बातचीत से साफ नजर आ रहा है कि इस बेबी केयर सेंटर पर अवैध तरीके से सिलेंडर रीफिलिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा था, जो हादसे की बड़ी वजह बना। बड़ी गाड़ियां आती थी, दिन में 3-3 बारी कैंटर आते थे, 40-40 सिलेंडर यहाँ पे उतरते थे, जिसका जीता जागता सबूत अभी भी वहाँ पे शिकायत पहले की गई। हमने रिटर्न में कई बार इसकी कंप्लेंट करी हुई है कि यहाँ पर ये रात भर इसका कंप्रेसर चलता है, इलीगल रिफिलिंग होती है, बड़े से छोटे में रिफिलिंग करते थे, कंप्रेसर चलता था, 3-3 बड़ी गाड़ियाँ कंटेनर में, इतने बड़े बड़े सिलेंडर, कहने के लिए इतना छोटा हॉस्पिटल है लेकिन इतने सारे सिलेंडर्स का क्या काम, जिसका जीता जाता सबूत अभी आप देख सकते हैं। वहाँ पे 30-40 सिलेंडर तो अभी पड़े हैं, 6-7 ब्लास्ट हुए हैं। अगर सब में हो जाता तो इस कॉलोनी का क्या होता। दिल्ली के इस हादसे ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। बेबी केयर सेंटर में हुए इस हादसे की जांच रिपोर्ट तो जरूर आ जाएगी, लेकिन अगर कोई नहीं आएगा तो वो नवजात बच्चे जो इस भीषण अग्निकांड में मारे गए। तो राजकोट के गेमिंग जोन में ये भीषण अग्निकांड कैसे हुआ और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है और कितने किरदार हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ चीख पुकार, हर ओर मातम का शोर, नम आंखें, बिलखते लोग, दर्द से तड़पते, दम तोड़ती जाने। राजकोट से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। शनिवार की शाम का वो मनहूस वक्त था जब राख में तब्दील हो चुके राजकोट के इस गेमिंग जोन में खुशियां ही खुशियां थी। बच्चे खेल में मशगूल थे तो उनके माता पिता उनकी खुशी में खुश थे। तभी अचानक से आग की लपटें उठी और पल भर में खुशी मातम में बदल गई। इस अग्निकांड के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया। दमकल की गाड़ियां आईं, जो बचे थे उनको निकालने की कवायदें हुई। जिनकी सांसें थम चुकी थी उनके मृत शरीर को निकाला जाने लगा। कुछ लोगों के शरीर इस तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी चीखों, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? राजकोट हादसे का गुनहगार कौन है? गेमिंग जोन में हुई अग्निकांड के कितने किरदार हैं और इस हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है? जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद ये तेजी से फैल गई। इस आग को ज्यादा फैलने में गेम जोन को जलाने वाले जिम्मेदार थे, क्योंकि जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक गेमिंग जोन में जनरेटर के लिए 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। यही नहीं, वहां पर 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी जमा किया गया था। जब आग लगी तो उसे भड़काने में पेट्रोल और डीजल का अहम रोल रहा। इसके साथ ही गेमिंग जोन में रखे टायर और थर्मोकोल शीट ने आग को भड़काने का काम किया, यानी वहां पर मौत के सामान की कमी नहीं थी। चूंकि शनिवार का वक्त था और गेम जोन में 99 रुपए एंट्री फीस थी, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आग लगने के बाद लोग निकल नहीं पाए, क्योंकि गेमिंग जोन को तैयार करने में भीषण लापरवाही बरती गई थी। गेमिंग जोन की एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का एक ही गेट था, यानी कोई भी इमरजेंसी गेट नहीं होने से वहां से लोगों का निकल पाना मुनासिब नहीं हो पाया। यही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि गेमिंग जोन के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं था और ना ही फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी। इस हादसे में फायर डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है, क्योंकि जब एनओसी नहीं थी तो कैसे गेम जोन को चलने दिया गया? गुजरात सरकार ने इस भीषण अग्निकांड के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारोर राजस्थान। नमस्कार।
सिर्फ नारा था या वाकई 400 पार लाने की प्लानिंग भी है? दुनिया भर में, देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा गूंज रहा है। अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यानी दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी। यही दो लोगों ने एक फिल्म बनाई थी ना 2017 में, और फिर वो फ्लॉप हुई थी, बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और फिर ये बिछड़ गए थे। फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में, दोनों शहजादे। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाए? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, स्पेशल रिजर्वेशन, पाकिस्तान बन गया। फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम। ऐसा है, इसीलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके। हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। माता पिता है मोदी जी हमारे भाई भी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं। है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेट कर इस्लामाबाद से चलती बनी। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। IMF अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद से चलती बनी। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। IMF अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक